हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है जी, सब सामने देख रहे हैं बाबू। बाबू बेटा एक बार यहां से लेकर यहां तक पैराग्राफ पढ़ना, यहां से लेकर यहां तक पैराग्राफ पढ़ना। जिनको नहीं विजिबल हो रहा बेटा वो अपने मोबाइल फोन निकाल लो, मैंने ग्रुप में भेजे हुए हैं नोट्स, वहां से पढ़ो। बढ़ाऊं आगे? पढ़ना बेटा यहाँ से। सर लाइन बहुत काम की है। दिस रेफर्स टू से लेकर वीट एंड राइस तक। स्टैग्नेशन का मतलब स्टैग्नेंट इकोनॉमी नहीं पढ़ा था? कह रहा याद नहीं। कोई नहीं, हो जाता है, उम्र ऐसी है ना, ध्यान कहीं और चला जाता है। स्टैग्नेंट मतलब नो ग्रोथ और लो ग्रोथ कह सकता है। चलो जी बाबू, वीट एंड राइस वाली लाइन हो गई, आगे बढ़ना। यहां तक पढ़ा? मेरी तरफ देखना। वैसे अभी तूने आपने सबने जितना पढ़ लिया। सर ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? पूरी लाइन आ गई, पूरा पढ़ दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या? इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को ही तो बोला गया ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है ना। और ये सर किसी भी चीज को रेवोल्यूशन ऐसे ही नहीं बोला जाता। रेवोल्यूशन तब बोला जाता है जब बहुत ड्रास्टिक चेंज हो, बड़ा वास्ट चेंज हुआ, ठीक है ना। सर क्रॉप प्रोडक्टिविटी 2 से 3 गुना बढ़ गई, 2 से 3 गुना सिर्फ 14 साल के अंदर अंदर, इसलिए इसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोला गया। ग्रीन वर्ड बेटा क्रॉप को डिनोट करता है, और रेवोल्यूशन का मतलब है स्पर्ट इन द प्रोडक्टिविटी, की प्रोडक्टिविटी में बहुत तेज उछाल आ गया। क्रॉप की प्रोडक्टिविटी में बहुत तेज उछाल को बोला गया ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो ये उछाल, ये जो रेवोल्यूशन हुआ है वो HIV सीड्स की वजह से हुआ है। यार मैं क्या करूं तुम्हारा, अगर तुम पढ़ते ही नहीं। यहां से पढ़ना, मैंने कहा एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्लियर कट तो लिखा हुआ है ये HIV सीड्स की वजह से हुआ, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की वजह से हुआ ना। लेकिन अगर आपने ये भी पढ़ा हो तो क्लियर कट ये भी लिखा हुआ है ये वीट और राइस में हुआ है सबसे ज़्यादा, बढ़िया ना। लेकिन ये भी पढ़ा है साथ में कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स तभी काम करते हैं जब साथ में केमिकल फर्टिलाइजर भी हो, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड भी हो, और वाटर की भी एक एप्रोप्रिएट क्वांटिटी हो, एक एप्रोप्रिएट प्रपोर्शन हो। ऐसे नहीं काम करते ये, क्योंकि ना ग्रीन रेवोल्यूशन की मैं लिमिटेशन भी तैयार कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना। खाली पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, नेगेटिव भी है, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो पढ़ते चलना बेटा, यहां से पढ़ना। द फार्मर हु कुड बेनिफिट। सर यहां तक पढ़ना बस। मैं पूछूं पहला ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ? 1965 में हुआ था, मतलब मिड 60s टू मिड 70s, ठीक है ना। 1965 में पहला ग्रीन रेवोल्यूशन रिपोर्ट किया गया, माना जाता है 1965 में हुआ। ढंग से पढ़ाओ तो भाई पहले ग्रीन रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट सिर्फ 3 स्टेट तक पहुंचे और सिर्फ 2 क्रॉप तक पहुंचे।
वीट और राइस तक बात गई है सिर्फ, और 3 ही स्टेट हैं, पंजाब, आंध्रा और तमिलनाडु। ठीक है ना, बाकी सारी स्टेट सब सूखा है। अभी पहले ग्रीन रेवोल्यूशन में वहाँ फ़ायदा नहीं पहुँचा था। पढ़ते चलना जी, यहाँ से पढ़ना फर्दर द यूज़ ऑफ HYV। यहाँ तक कुछ समझ आया? दिख रहा है क्या तेरे को जानवी वहां से? समझ आया? सर एक फायदा बता दो जितना आपने पढ़ा। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स हो गया कि नहीं हो गया? ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडिया कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी देश की मर्जी पे डिपेंडेंट है। यानी कि 1965 से लेकर आज तक इंडिया में इतना क्रॉप का प्रोडक्शन है कि कोई देश खाने पीने से हमें नहीं बर्बाद कर पाएगा। ठीक है ना, खाने पीने की जरूरत नहीं है, खाने पीने में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है, कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं। ठीक है ना जी, समझ आई मेरिट? पढ़ना जरा, 3 लाइनें ये। पढ़ना बाबू, यहां से लेकर यहां तक। तो यहां तक पढ़ देना, वहां से यहां तक तो बहुत सारी चीजों का आइडिया लगेगा आपको। पढ़ा? ढंग से पढ़ा? सर अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो वीट और राइस का प्रोडक्शन इतना हो रहा था कि सबसिस्टेंस फार्मिंग वाली बात खत्म हो गई खुद से ही। सर अगर याद हो एग्रीकल्चर के फीचर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो एक हेडिंग आती थी फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और मैं बोलता था हमेशा कि बच्चों इसमें बुराई क्या, अगर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है। सिर्फ उसमें एक ही वर्ड की बुराई थी बेटा, फोर्स्ड। वो जो कमर्शियलाइजेशन था वो फोर्स था, मैंने ऐसे ही समझाया था, याद हो तो। सर यहाँ अब क्या हुआ, कहता है इतना आउटपुट बचने लगा कि फार्मर और उसकी फैमिली अगर खा भी लेती थी उसके बाद भी मार्केटेड सरप्लस बच रहा था। और क्या करोगे फिर उस सरप्लस का, कह रहे आप मार्केट में बेच रहे थे। तो सर खुद ब खुद फार्मर को फील हुआ कि ये एक ऑक्यूपेशन है जिससे पैसा कमाया जा सकता है। आज तक तो उसको ये लगता था कि फार्मिंग इज मेरा मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस, फिर मैं घर का गुजारा चला सकता हूँ। पहली बार उसको फील हुआ कि ये कमर्शियल वेंचर है, इससे भी कमाया हो जा सकता है। खुद ब खुद क्या होने लगा बेटा, कमर्शलाइजेशन होने लगा एग्रीकल्चर का। और बेटा ये फोर्स नहीं था, इतनी क्रॉप हो रही थी कि वो करे क्या, खाने पीने के बाद बच रहा तो वो बेचेगा ही, तो वो खुद कमाने लगे। पढ़ा आपने ऐसा कुछ बाबू? उसके बाद ये भी लिखा गया कि क्रॉप के प्राइस खुद ब खुद गिर गए क्योंकि सप्लाई बहुत हो गई थी बेटा। पढ़ा था ना, वीट और राइस के प्राइस गिरे थे ना बेटा, जिससे लोअर ग्रुप और मिडिल ग्रुप को थोड़ा फायदा होने लगा। ठीक है ना? लो अच्छा, हाँ यहाँ पर एक और बात भी आई थी बाबू कि खाली क्रॉप प्रोडक्शन इतना नहीं था कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया फूड ग्रेन्स में, बल्कि बेटा बफर स्टॉक बच गए। 6-6 महीने के स्टॉक बचने लगे इंडिया के पास, इतना प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है ना, खा पी भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंट भी हो गए हैं फूड ग्रेन्स में, उसके बाद भी इतना बच रहा है कि बेटा उसको स्टोर भी करके रख रहे हैं फ्यूचर यूज के लिए, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। इतनी क्रॉप प्रोडक्टिविटी हो रही थी। ठीक है जी, पढ़ते चलो जी।
बहुत काम का पैराग्राफ है, बहुत काम का। कह रहा HIV टेक्नोलॉजी रिस्क फ्री नहीं थी, कुछ पंगे भी थे इसके साथ। और एक बात का जिक्र मैंने आपके साथ तब किया था जब टेक्निकल रिफॉर्म्स पढ़ा रहा था, कि ये मत सोचना कि HIV सीड्स आपने डाल दिया बस अब तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी होगी होगी। HIV सीड्स नहीं, पूरी HIV टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है बेटा। मैंने वहाँ भी ऐसे ही बोला था कि HIV सीड्स भी आते हैं HIV टेक्नोलॉजी में, केमिकल फर्टिलाइजर भी आते हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड भी आते हैं। क्योंकि अगर आप HIV सीड्स डालते हो, दे आर मोर प्रोन टू द अटैक। उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई ना कोई कीड़ा लग जाएगा, कोई ना कोई डिजीज आ जाएगी, कहीं ना कहीं बेटा कोई इंसेक्ट्स आके आपकी क्रॉप को खराब कर देंगे। ठीक है ना? तो इस वजह से खाली HIV सीड्स डाल के काम नहीं चलता, आपको पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल करना है, साथ ही साथ केमिकल फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल करना है। और सीधी एक बात बताऊं आपको, आगे लिखेगा तो बहुत कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की बहुत मदद करी गवर्नमेंट ने, कुछ नहीं हुआ था ऐसा। सच बात सर ये है कि HIV टेक्नोलॉजी रिक्वायर एक्सपेंसिव इनपुट्स विच आर बियॉन्ड द रीच ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। और इंडिया में बल्क ऑफ द फार्मिंग पॉपुलेशन बेटा या तो स्मॉल फार्मर्स हैं या मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो बेटा HIV टेक्नोलॉजी वो खरीद नहीं पाए थे, जिस वजह से रिच फार्मर और पुअर फार्मर की खाई और बढ़ गई थी। भाई एक अमीर फार्मर है, वो पहले से अमीर है, उसने HIV इनपुट्स भी खरीदे और बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन में पूरा फायदा उठाया। और एक मार्जिनल फार्मर है तो बाबू ना तो पहले पैसे थे, पहले भी गरीब था, HIV टेक्नोलॉजी क्योंकि एक्सपेंसिव थी बेटा वो खरीद भी नहीं पाया, और बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा भी नहीं ले पाया। तो जो खाई थी ना वो डबल हो गई थी बेटा, रिच फार्मर और पुअर फार्मर की। ठीक है ना जी? खाली HIV सीड्स खरीदने से काम नहीं चलेगा, पूरी टेक्नोलॉजी खरीदो खरीदो तो, वरना आपकी क्रॉप गई। सर किसान बन जाओगे आप भी? लो पढ़ना जरा, मैं तो बन गया बड़ा बड़ा के। ऐसे तो ये सारी बात लो। पढ़ ले। एक सेकंड बस, इतना ही पढ़ना है। वैसे पैराग्राफ की मुझे जरूरत है नहीं कुछ भी। छोटी छोटी बात, गवर्नमेंट ने मदद कर दी स्मॉल मार्जिनल फार्मर की, पैसे दे दिए। अगर दिए होते तो सर 3 स्टेट तक ना रहते, कहाँ कहाँ पहुंच जाते। ठीक है ना? सारे रिच फार्मर रहते ही पंजाब में थे, रहते ही आंध्रा और तमिलनाडु में थे, उन्होंने अपने पैसे यूज़ करे, HIV टेक्नोलॉजी खरीदी और अमीर हो गए। सरकार ने अगर हेल्प की होती तो यूपी कहाँ है, बिहार कहाँ है, MP कहाँ है, हरियाणा कहाँ है? ये तो मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है, इनका तो कहीं नाम ही नहीं आया क्योंकि सरकार की कोई हेल्प नहीं थी। ठीक है जी? ठीक है, पहले लिखेंगे, लिखने के बाद मैं एक बार फिर समझाऊंगा, थोड़ा सिस्टमैटिक लिखेंगे। ठीक है ना? यहाँ तो अनसिस्टमैटिक है, मुझे हेडिंग की फॉर्म में लिखवाना है। लिखना शुरू करेंगे पहले। कर दे।
बाबू एग्रेरियन रिफॉर्म पढ़े आपने? पेपर में टॉपिक आता है अचीवमेंट ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म। सर एग्रेरियन रिफॉर्म मतलब एग्रीकल्चर रिफॉर्म। मैंने 3 तरीके के रिफॉर्म पढ़वाए हैं आपको बेटा। लैंड रिफॉर्म की बात करी हमने, टेक्निकल रिफॉर्म और जनरल रिफॉर्म। सर उन सब का रिजल्ट हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है जी। क्या भाई? ये स्पर्ट, SPURT। लिखते चलो बाबू। राइजन एकरेज, एकरेज शॉर्टकट है। इसका पूरा नाम है एरिया अंडर कल्टीवेट। आप सिर्फ अभी लिखते चलो बाबू, मैं सब समझाऊंगा। बस 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 बेटा, ये वर्ड है फैलो, फॉलोइंग नहीं लिखेगा कोई।
सर, chemical fertilizer had eliminating the need of following है। तो ये यार, हाँ, had eliminated कह रहा है तू, आएगा had नहीं, यही आएगा, लिख। चलो, फिर लिख ले इसको।
बस लिखने वाला काम तो खत्म हो गया, लिखो फिर समझते हैं। कर रहे बाबूजी, कर रहे। यार वो कह रहा जूम कर दो, तुम कह रहे जूम आउट कर दो, जूम इन। लिखो। बाबू लिखने वाला मैटर सारा लिख लिया, सिर्फ एक काम कर दो, पहले चारों लिमिटेशन पढ़कर बताना कोई दिक्कत आई क्या। पढ़ना भाई, पहले पढ़। लिखने का टाइम तो मैंने सब प्रॉपर दिया यार, गप्पे हाकेगा तो नहीं हो सकता पूरा। लिखना जरा पहले चार लिमिटेशन पढ़ना फटाफट से। बाबू लगभग लगभग सारी बात एनसीईआरटी में भी आई हुई थी लिमिटेशन की। एक आखिरी चीज पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये वाली बात तो आई हुई थी कि भाई रिच और पुअर फार्मर का गैप बढ़ता ही गया। क्यों बेटा? क्योंकि रिच के पास ही मीन्स थे, HYV टेक्नोलॉजी को बाय करने के, उन्होंने बाय करे, उन्होंने ही फायदा उठाया। वो बेटा अगर लखपति थे तो करोड़पति हो गए। और पुअर के पास मीन्स नहीं थे, ना उसने बाय करा, वो वहीं का वहीं है बेचारा। तो ये जो लाख और हजार की खाई थी वो अब करोड़ और हजार की खाई हो गई। ये गल्फ और बढ़ गया बेटा। ठीक है जी, ये तो बात आई थी। बाबू लोन वेवर्स आर फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड, ये आज तक की कहानी है इंडिया की। बाबू मैं बोलता हूँ लोन वेवर का तो आप वादा करके सरकार बना देते हो कुछ स्टेट्स में। क्या होता है? यही तो बोला गया था राजस्थान में कि किसानों आपका कर्जा माफ कर देंगे, किसानों ने उठा के सरकार बना दी। इंडिया में ही होता है। लोन वेवर्स आर फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड, जिस मर्जी स्टेट में चले जाओ, सेंटर में चले जाओ, इतने लोन माफियां हो चुकी हैं, उसके बाद भी उतनी रिक्वायर्ड है। क्यों बेटा? अगर आप माफी नहीं करती, किसान क्या कर रहा है? सुसाइड कर ही जा रहा है। कहीं ना कहीं ऑपोजिशन आपके ऊपर प्रेशर डालता है कि आपके टाइम में इतने किसानों ने सुसाइड कर लिया। आपको अंदाजा नहीं होगा, लेकिन मैं एक बात बोल देता हूँ, इंडिया का एक साल का बजट आप सोच सकते हो कितने हजार करोड़, कितने लाख करोड़ होगा। ठीक है ना? इतने रुपए के इंडिया में एग्रीकल्चर लोन एनपीए हैं, एक साल के बजट के बराबर। एनपीए समझते हो? एनपीए हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती हैं बेटा? बैंक के वो लोन जहां से एक किस्त भी नहीं आ रही, उनको हम एनपीए बोलने लगते हैं। तो एग्रीकल्चरिस्ट को इतने लोन हुए हुए हैं जो वो नहीं दे रहे कि वो एक साल का हमारे इंडिया का बजट है, कई अरबों करोड़ रुपए हैं जो वापसी नहीं आ रहे। ठीक है ना? इसके बाद भी लोन वेवर चाहिए, आज तक चाहिए, इसके बाद भी सुसाइड होते हैं। इतना पैसा मरने के बाद बैंकों का, समझ सकते हो आप हाल क्या है। ठीक है जी, लिमिटेशन क्लियर। सिर्फ आखिरी की दो इंपॉर्टेंस पढ़ना, पहली मत पढ़ना। सर दोनों बातें आई हुई हैं, एनसीईआरटी में आई हुई हैं, सेम चिप का आई हुई है। पहली बात मुझे पढ़ानी है, एनसीईआरटी में नहीं आई हुई। सर हेडिंग का नाम लिखा है सब्सटेंशियल राइज इन एकरेज। एकरेज का मतलब कुछ और नहीं, एरिया अंडर कल्टीवेशन है। मेरी तरफ देखना, सिर्फ सामने देखना आप। मैं आपको एक बात बोलता हूं, क्या मैं मान लो 24 करोड़ हेक्टेयर लैंड थी, 24 करोड़ हेक्टेयर लैंड थी जिस पर फार्मिंग हो सकती थी। क्या होता था बेटा? हम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम पर बिलीव करते थे उस टाइम तक, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर नाम की चीज 1950 में इंडिया में नहीं थी। ठीक है ना? हम सिंगल क्रॉपिंग किया करते थे, फार्मर सिंगल क्रॉपिंग करता था। क्यों? क्योंकि उसको लगता था सॉइल फर्टिलिटी तभी गेन करेगी जब मैं उसको कुछ टाइम खाली छोड़ूंगा।
ठीक है ना। तो वो 6 महीने की 7 महीने की क्रॉप उगाता था, रेस्ट सारे टाइम खाली बैठता था, सॉइल इतने में फर्टिलिटी गेन कर लेती थी, फिर दोबारा एक क्रॉप उगाता था। मैं एवरेजली बोलूं, अगर ये क्रॉप सिर्फ 6.5 महीने यूज हो 12 महीने में से, तो आप मान सकते हो ना हम इफेक्टिवली कितना एरिया यूज कर पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 13 करोड़ हेक्टेयर लैंड ना सर, बाकी टाइम तो खाली रह रही है वो लैंड। इंडिया में अगर 24 करोड़ हेक्टेयर लैंड थी, हम कितना यूज कर रहे थे? सिर्फ 6.5 महीने 12 महीने में से, रेस्ट तो खाली पड़ी रहती थी वो। तो यानी कि इफेक्टिव यूज तो कितना हो रहा था बेटा? 13 करोड़ हेक्टेयर लैंड का। लेकिन बेटा केमिकल फर्टिलाइजर ने फेलोइंग की प्रोसेस को खत्म कर दिया। फेलोइंग क्या था? फेलोइंग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को बोलते हैं कि सॉइल के प्रिपरेशन की कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हो तो 6.5 महीने 7 महीने के क्रॉप उगाकर दूसरा क्रॉप सीजन हाथों हाथ स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन बेटा अगर आप एक 7 महीने की क्रॉप सीजन अगर करते हो या 6.5 महीने का क्रॉप सीजन करते हो, तो एक बड़ा क्रॉप सीजन अब आप नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कर सकते कि बेटा वीट के बाद कोई और ऐसी क्रॉप चूज कर लो जिसका क्रॉप सीजन हो ही 7 महीने का, साल ही पूरा हो जाएगा, फिर अगले साल वीट छूट जाएगी आपकी। तो आप क्या करते थे? एक क्रॉप सीजन एक ऐसी क्रॉप चूज करते थे जिसका क्रॉप सीजन बड़ा हो, एक ऐसी क्रॉप चूज करते थे जिसका क्रॉप सीजन छोटा हो, जैसे कि पल्सेस, जैसे कि बेटा पल्सेस। तो आपने क्या करा बेटा? 6.5 महीने एक बड़ी क्रॉप करी, वीट करा या राइस करा, उसके बाद किसी ना किसी पल्सेस को ढूंढ लिया बेटा, उसका क्रॉप सीजन करा, 1-2 महीने के लिए खाली रहने लगे। जो पहले बेटा 5-5 महीने खाली रहते थे, 5.5-5 महीने खाली रहते थे, वो 1-2 महीने पर आ गया। यानी कि अगर मैं बोलूं बेटा कि 24 करोड़ हेक्टेयर लैंड, या बदला कुछ नहीं, लेकिन अब आप काम करने लगे 9.5 महीने, तो बेटा इफेक्टिवली एरिया अंडर कल्टीवेशन राइजेस टू 19 करोड़। लैंड थोड़ी बदल गई है, लेकिन हमने डबल क्रॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया। सिंगल क्रॉपिंग से हम डबल क्रॉपिंग पे आ गए, तो एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ गया हमारा। जो पहले 13 करोड़ हेक्टेयर लैंड को यूज कर रहे थे, वो 19 करोड़ हेक्टेयर लैंड यूज होने लगी। समझ आई क्या बात है? रीड करके बताना, क्या यही बात लिखी है हमने? आज के लिए हम इतना ही रखेंगे प्यारे बच्चों। बाय बाय।